Am I audible? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? विजिबल, ऑडिबल, एवरीवन? यस, ग्रेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई ब्रेक नहीं होगा आज के लेक्चर में, सीधे सीधे शुरू करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि बेसिकली 3 पार्ट मुझे पढ़ाना है। आई हैव टू टेक 3 पार्ट, कुछ हाफ आवर का 3 पार्ट होगा, एंड देन हाफ आवर के 3 पार्ट होंगे, एंड देन वी वुड बी डन विद द चैप्टर। ठीक है, ठीक है। नाउ इसका जो अभी पहला वाला पार्ट देखेंगे, जो भी अभी हम पहला वाला पार्ट देखेंगे, दैट वुड 100% मतलब वो जेई मेन का पार्ट है। जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है वो थ्योरी वाइज जेई मेन का पार्ट नहीं है, थ्योरी वाइज जेई एडवांस का पार्ट है, बट ऑब्वियसली उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जेई मेन में भी आ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे वो तीनों पार्ट, इसी वजह से वो मैं अपने मेन लेक्चर में ही कवर करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो तुम लोगों को बता दूं। छोटा सा कॉन्सेप्ट एवरीवन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, नाउ होता क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? देखो, मैंने बहुत बार बोला है कि मैथ्स वाले नाम सोचने में कुछ भी दिमाग नहीं लगाते, जो भी नाम होता है सीधे सीधे रख देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, किसी भी इंटीजर, किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट या किसी भी नंबर से निकला हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी भी नंबर से निकला हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.35, इससे सबसे बड़ा इंटीजर क्या निकल सकता है? 2.35 से सबसे बड़ा इंटीजर क्या निकल सकता है? 2 निकल सकता है ना। द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट को बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, इसको बॉक्स भी बोलेंगे, बॉक्स एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो बॉक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, बॉक्स ऑफ 2.35 इज 2, बॉक्स ऑफ 19.9999, बॉक्स ऑफ 19.999 क्या होगा? 19 होगा ना। जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इधर से निकल सकता है दैट इज 19। जीरो 0.75, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर? मैं म्यूट कर दे रहा हूं, पीछे से मेरा मोबाइल साइलेंट नहीं है। यस, अब साइलेंट हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.75, कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल सकता है इससे? जस्ट लाइक योर मार्क्स, 0। ठीक है, कुछ लोग 0.75 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 0.7 दे रहे हैं। बच्चों, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर। तो कौन सा इंटीजर निकल सकता है यहां से? ठीक है, ठीक है, सो दिस इज लाइक द ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ, कुछ लोगों के मार्क्स निगेटिव में भी आते हैं, आई टोटली एग्री। ठीक है, बट ओके, अभी मैं पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर रहा हूं। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी की तरह, अच्छा, कोई भी नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसके बाद उसका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जो उसका फ्रैक्शन बच गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये बॉक्स ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, वो कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। ऐसा, ये वाले ब्रैकेट 2.35 क्या होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट?
0.35। क्या होगा 19.9999 का फ्रैक्शनल पार्ट? 0.9999। समझ में आ रहा है ना? क्या होगा 0.75 का फ्रैक्शनल पार्ट? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ये कैलकुलस में जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब वापस हम इसके ऊपर बहुत डीप में घुसेंगे। अभी आपके लिए इतना समझ में आना चाहिए, अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कोई भी नंबर दो पार्ट का होता है, कोई भी नंबर दो पार्ट का होता है, उसका इंटीजर पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ठीक है। हाँ, 4 9 होंगे, ये 3 9 नहीं, दिस वुड बी 4 9.9999। ठीक है, वो एक 9 में खा गया था, भूख लगी थी। लिख लिया? लिख लो सब लोग। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन, आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। कहीं पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख गया वो बॉक्स से डिनोट होगा, कहीं पे भी फ्रैक्शनल पार्ट दिख गया वो इस तरह से भी डिनोट हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। इसके ऊपर नहीं, बेसिकली क्वेश्चन तो हमारे बाइनोमियल थ्योरम के ही है, उसमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज आएगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, लिख लो सब लोग, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, फिर हम करते हैं। करें? तो मैं ये रफ कर दूं। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आर, आर कोई एक चीज नंबर है जिसकी वैल्यू दे रखी है 5√5 प्लस 11 की होल पावर 2n+1। यहां पे होल पावर 2n+1 है, एग्जाम में 2n+1 की जगह होल पावर 21 दे सकते हैं, 31 दे सकते हैं, 15 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, 26। एग्जाम में तुम्हारी जगह यहां कोई एक नंबर दिया रहेगा। ठीक है, तो मैं एक नंबर लेके सॉल्व करूं, ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए। चलो मैं एक नंबर लेके सॉल्व करता हूं तुम लोगों के लिए। 2n+1 इंपॉर्टेंट है, 2n+1 काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2n+1 मतलब एक ऑड नंबर। 5√5 प्लस 11 एक ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या ले लेते हैं? 9 ले लेते हैं। ठीक है, ऑड नंबर 9। सब लोग इतना लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन लिख लो मेरे लिए, क्वेश्चन जो सॉल्व करना है मैं पूरा फिर पहले इस पर इरेज कर देता हूं। मुझको इसकी जगह निकालना है तुम्हें 5√5 प्लस 11 की पावर 9। सब लोग क्वेश्चन लिख लो। एफ को मैंने एज्यूम किया है आर माइनस बॉक्स आर। एफ क्या है? व्हाट इज एफ? कोई मुझे बताएगा एफ क्या है? एफ क्या है? सब लोग फंक्शन फंक्शन बोल रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एफ क्या है? एफ इज फ्रैक्शनल पार्ट। एफ इज फ्रैक्शनल पार्ट। क्यों? क्योंकि देखो आर, एफ इज आर माइनस उसका इंटीजर पार्ट, आर माइनस उसका इंटीजर पार्ट, वही तो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। बेसिकली डेफिनेशन ये होती है, कोई भी नंबर x इज इक्वल टू उसका इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये है r मल्टीप्लाइड बाय इट्स फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आप लोगों से हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा घूमी फिरी हुई थ्योरी है, तो मैं सीधे सीधे तुम लोगों को समझाता हूं। ठीक है, मैंने एक चीज ये बता दी है तुम लोगों को कि मैंने इसकी जगह 2n+1 की जगह मैंने 9 ले रखा है।
अब क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने? सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? ठीक है। अब एक चीज मैं एज्यूम करता हूं, आगे समझ में आएगा कि वो मैंने क्यों एज्यूम किया। ठीक है, मैंने ऑड नंबर क्यों लिया, 9 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2n+1 था। किसी क्वेश्चन में अगर वो इवन नंबर होगा तो मैं इवन नंबर के लिए भी करूंगा, उसमें एक माइन्यूट सा चेंज आ जाएगा, देख लेंगे हम आज ही। बट अभी मैं ऑड के लिए, लेट मी एज्यूम अ कैपिटल एफ, लेट मी एज्यूम अ कैपिटल एफ, लेट मी एज्यूम अ कैपिटल एफ जिसकी वैल्यू 5√5 माइनस 11 की पावर 9 हो। मान सकता हूं मैं, मेरी मर्जी है। मैंने खुद से एज्यूम किया 5√5 माइनस 11 की पावर 9। सब लोगों के पास कंप्यूटर होगा या कुछ सॉरी मोबाइल होगा या कैलकुलेटर होगा, तो आप 5√5 माइनस 11 अगर देखेंगे, 5√5 माइनस 11, हमेशा क्वेश्चन में जो ये चीज दी रहेगी ना, दे वोंट बी गिवन एनी आर्बिट नंबर, दे वुड बी गिवन अ स्पेसिफिक नंबर। 5√5 माइनस 11 करोगे ना तो वो वैल्यू 0 से 1 के बीच आएगी, 100% वो वैल्यू 0 से 1 के बीच आएगी। करके देख लो, 5√5 माइनस 11 करो, √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आती है, करो शायद 0.18 आएगी। 100% हर केस में जो भी ये वाला क्वेश्चन आएगा उसमें ये वैल्यू जब सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से 1 आएगी। अच्छा, क्लियर? R इज इक्वल टू कर सकता हूं, ये दोनों चीज ठीक थी। अच्छा, एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? मैं दोनों का एक्सपेंशन लिख देता हूं, ऊपर नीचे मैं दोनों का एक्सपेंशन लिख देता हूं। फिर से एक्सपेंशन, कौन सा एक्सपेंशन? बाइनोमियल एक्सपेंशन। सबसे पहले क्योंकि बाइनोमियल का क्वेश्चन है, R इज इक्वल टू 5√5 प्लस 11 की पावर 9 का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा? 9C0 5√5 की पावर 9 प्लस 9C1 5√5 की पावर 8 इंटू 11। अच्छा, लास्ट वाली वैल्यू क्या होगी? व्हाट वुड बी द लास्ट टर्म? 9C9 विच इज 1, 11 की पावर 9। एम आई करेक्ट? सब लोगों को ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं? कैपिटल एफ को मैंने माना 5√5, ठीक है, 5√5 ये क्या होगा? 5√5 की पावर 9 माइनस 9C1 5√5 की पावर 8 इंटू 11 प्लस 9C2 माइनस, लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? एवरीवन, लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? निगेटिव आएगा ना, ऑड नंबर से 9C9 आएगा, माइनस 11 की पावर 9, तो माइनस 11 की पावर 9। थोड़ा सा और अच्छा नहीं, क्या करूं मैं?
ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं? सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं। पहला वाला कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, पहला वाला कट जाएगा, कटेगा, कटेगा, और इससे पहले वाला कटेगा। अच्छा, 5√5 की पावर 11 ये एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। 5√5 की पावर 8, सॉरी 11 की जगह 5√5 की पावर 8, विल इट बी अ इंटीजर? इवन पावर है ना, किसी भी रूट की इवन पावर रूट हटा देती है ना। तो ध्यान रखो मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, जिसमें जितने रूट की ऑड पावर्स है, रूट की पावर 9 कैंसिल हो रहा है, रूट की पावर 7 कैंसिल हो रहा है, रूट की पावर 5 कैंसिल हो रहा होगा। तो मैंने सब्ट्रैक्ट इस वजह से किया है कि जितने भी रूट वाले टर्म्स हैं वो गायब हो जाएंगे, और सिर्फ हर एक टर्म मेरा इंटीजर बनेगा। तो तुमको यह समझ में आता है r माइनस एफ वुड बी एन इंटीजर? इतना बताओ, सिर्फ इतना लिखना नहीं है कुछ, ये नीचे ऐड करके नहीं लिखना है। r माइनस एफ वुड बी एन इंटीजर, टेल मी जस्ट दिस थिंग, यस और नो? पहली बार देखने में क्वेश्चन तुम्हें बहुत लंबा अजीब सा लगेगा, बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। एग्री? अच्छा, r was box r plus f, कैपिटल आर क्या था? उसका इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। कैपिटल आर क्या था? उसका इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो f माइनस एफ, ये इंटीजर पार्ट अगर मैंने इधर भेज दिया, इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा? ये भी इंटीजर रहेगा। गुड, ये इंटीजर था, ये इंटीजर था, तो f माइनस एफ इंटीजर। अच्छा, अब बस मैं सोचता हूं स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ के बारे में, स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ के बारे में। स्मॉल एफ फ्रैक्शनल पार्ट था, स्मॉल एफ फ्रैक्शनल पार्ट था। क्या फ्रैक्शनल पार्ट की फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? किसी भी फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। 0 से 1 ही रहेगी ना, कोई भी नंबर सोच लो। 10 लाख 0.3333, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.333 है ना। तो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 होगा। अच्छा, कैपिटल एफ क्या दे रखा है? कैपिटल एफ दे रखा है 5√5 माइनस 11 की पावर 9। अच्छा, 5√5 माइनस 11 की वैल्यू भी मैंने देखी थी 0.18, उसकी पावर 9 भी हमेशा 0 से 1 रहेगी। एक 0 से 1 की, आई रिपीट, एक 0 से 1 की कोई भी पॉजिटिव पावर 1 से बड़ी ले लो, वो हमेशा 0 से 1 रहेगा। ठीक है, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि ये भी 0 से 1 है, ये भी 0 से 1 है। दो नंबर 0 से 1 है, अगर दो नंबर 0 से 1 है और उनको सब्ट्रैक्ट करके एक इंटीजर लाना है, तो वो इंटीजर क्या हो सकता है? दो नंबर 0 से 1 है और उनको सब्ट्रैक्ट करके एक इंटीजर आ रहा है, तो वो इंटीजर क्या हो सकता है?
दैट इंटीजर कैन ओनली बी 0, और कुछ भी नहीं हो सकता है। 0 से 1 के दो नंबर्स हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करके तुम जीरो इंटीजर 0 ही ला सकते हो। तो तुमको यह समझ में आ रहा है कि f माइनस कैपिटल F वुड बी 0 फॉर श्योर, यानी f इज इक्वल टू f। समझ में आया ना? जो मैंने बस यही शो किया है कि मेरा स्मॉल f इज माई कैपिटल F, मेरा स्मॉल f इज माई कैपिटल F, ये शो कर दिया मैंने, ये मैंने शो कर दिया। ठीक है, तो मुझको बताओ अब मुझे निकालना क्या था? अब मुझे जो निकालना था मैं उसके ऊपर आ जाऊंगा। मुझे निकालना क्या था? r इंटू स्मॉल f विच वुड बी इक्वल टू r इंटू कैपिटल F। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मॉल f कैपिटल F के इक्वल है। अच्छा, r क्या है? 5√5 प्लस 11 की पावर 9। इस कैपिटल F क्या है? 5√5 माइनस 11 की पावर 9। क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यस, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई होंगे 125 माइनस 121 की पावर 9। क्या मेरा आंसर 4 की पावर 9 है? क्या मेरा आंसर 4 की पावर 9 है? यस। तो दिस वाज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। मैं पानी पी के आता हूं या पानी लेके आता हूं। सबको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई? तो अब समझ में आया मैंने कैपिटल F क्यों एज्यूम किया था। मैंने कैपिटल F क्यों एज्यूम किया था? क्योंकि कैपिटल F मेरा स्मॉल f के बराबर हो रहा था। ठीक है, कुछ लोगों को ये वापस भूल गए होंगे ये बॉक्स आर क्यों चला गया। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक इंटीजर ही होता है, तो वो मैंने लिख दिया। तो एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। यहां पे सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन हो गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम्स दिस। ठीक है, नेक्स्ट करें। तो इस क्वेश्चन में आर डॉट एफ पूछा गया था। इसी तरह का सिमिलर एक दूसरा क्वेश्चन भी करूंगा, वो भी कर लेंगे। तो इस थ्योरी में हम 2 क्वेश्चन करेंगे और उन 2 क्वेश्चन के थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा। उससे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, ये लिख लिया सब लोगों ने? हाँ। What is the greatest integer value of this? √2 प्लस 1 की पावर 8 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, ये पूछा गया है तुमसे। करो। What is the value of, what is the greatest integer value of this? यहां पे 8 दिया है, 8।
तो 8 इवन पावर दी है तो एक माइन्यूट सा चेंज होगा, वो मैंने पिछली बार भी बोला था कि ऑड पावर से अगर मैं इवन पावर में आऊंगा तो एक माइन्यूट सा चेंज हो जाएगा। हाँ नील, गुड। क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, पहले सबसे पहले इसका एक्सपेंशन लिखोगे, पावर 8 का, ठीक है। उसके के जस्ट नीचे √2 - 1 की पावर 8 का एक्सपेंशन लिखोगे। ये क्या हुआ, √2 की पावर 8 प्लस 8c1 √2 की पावर 7 प्लस 8c2 √2 की पावर 6 8c8 विच इज 1। नीचे वाले में क्या होगा, √2 की पावर 8 माइनस 8c1 √2 की पावर 7 प्लस 8c2 √2 की पावर 6। अच्छा, इसमें लास्ट में प्लस आएगा ना, इसमें लास्ट में प्लस आएगा ना, 8c8 यानी 1। अब बताओ तुम इसको ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं इसको ऐड कर दूंगा, आई विल ऐड देम, आई विल ऐड देम। अपना पुरानी चीज याद है, इसको मैंने क्या एज्यूम किया था, बॉक्स आर प्लस स्मॉल एफ, और इसको मैंने क्या एज्यूम किया था, कैपिटल एफ। तो बॉक्स आर प्लस स्मॉल एफ प्लस कैपिटल एफ इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्यों, जितने इवन पावर वाले हैं वो 2 टाइम्स आ जाएंगे। एम आई करेक्ट। मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझको जो भी रूट की ऑड पावर है वो हटानी है। इसकी वैल्यू अगर निकालोगे ना तुम लोगों को वैल्यू निकाल लोगे, ये शायद 2 टाइम्स 577 आती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ सबको, यहां तक क्लियर हुआ। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, क्यों, क्योंकि उसमें सब्ट्रैक्शन से रूट की वो जो गंदी पावर थी वो जा रही थी, इसमें ऐड से, इसमें बस पिछली बार सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो f माइनस एफ क्या बन रहा था, पिछली बार सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो f माइनस एफ क्या बन रहा था, 0। अच्छा, मुझको बताओ f प्लस एफ क्या बनेगा। दो नंबर 0 से 1 है और उनको ऐड करके मुझको एक इंटीजर लाना है, तो वो इंटीजर क्या बनेगा। यस, काफी लोग आंसर सही बोल रहे हैं, दैट इंटीजर शुड बी 1, दैट इंटीजर शुड बी 1। तो बॉक्स आर प्लस 1 वुड बी, ये क्या होगा, 1154। तो मेरा ये कहना है बॉक्स आर की वैल्यू आएगी 1153। अच्छा, स्मॉल एफ तो फ्रैक्शनल पार्ट होता था, कैपिटल एफ भी 0 से 1 होगा, क्यों, क्यों कैपिटल एफ 0 से 1 होगा, क्योंकि √2 - 1 की भी वैल्यू तो 0 से 1 है ना। तभी तो मैंने बोला, यहां पे कोई मुझे बोलेगा सर इसकी जगह मैं √100 + 1 कर दूं, नहीं हो सॉल्व हो सकता क्वेश्चन, √100 + 1 नहीं सॉल्व कर सकते इस मेथड से। √2 + 1 इज द एग्जैक्ट वैल्यू जो होनी चाहिए, क्योंकि √2 - 1 0 से 1 लाई करता है। ठीक है, लिख लो इसको। तो ये 2 क्वेश्चन हमने इस पोर्शन पे किए।
हाँ, रूट 100 मैंने गलत बोल दिया, मतलब रूट 100 तो सीधे सीधे 10 हो जाता है। रूट 99 प्लस 1 वुड बी अ बेटर एग्जाम्पल। रूट 99 प्लस 1 नहीं मिलेगा कभी क्वेश्चन में। क्या यहां पे रूट 3 वर्क करेगा? क्या इसकी जगह रूट 3 वर्क कर सकता था? यस, रूट 3 वर्क कर सकता था। रूट 3 -1 भी 0 से 1 होगा। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा बिल्कुल डिफाइंड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बिल्कुल डिफाइंड क्वेश्चन आएगा। f प्लस एफ 1 कैसे हुआ? दो नंबर जो 0 से 1 है उनका एडिशन अगर एक इंटीजर है तो वो इंटीजर क्या होगा? दैट इंटीजर हैज टू बी 1। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने किए, एक सब्ट्रैक्शन वाला कर लिया, एक एडिशन वाला कर लिया। ठीक है, तो तुमको ये समझ में आना चाहिए f माइनस एफ 0 बनता है, f प्लस एफ 1 बनता है। तुमको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है ये तुम्हें क्वेश्चन में चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंगली। तो ये तुम्हारे ऊपर है और ये क्वेश्चन में जो दिया है उसके ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, तो इसमें यही चीज आती है, उसमें यही चीज आती है। ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली इसके सब लोग बोल रहे हैं मोर एग्जांपल, नो इश्यूज बेटा, इसमें इससे ज्यादा नहीं है, मैं होमवर्क दे दूंगा और होमवर्क का डिस्कशन हो जाएगा बाद में, क्योंकि एग्जांपल्स तो कितने भी करा सकते हैं, ये दोनों एग्जांपल्स प्लस होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे बाइनोमियल सॉल्व थोड़ी करना है, यू डोंट नीड टू सॉल्व द बाइनोमियल। अब जो क्वेश्चन दिया है वही पूछो कि सर ये क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन को चेंज मत किया करो क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग अलग होता है। अब आते हैं शेर ठक्कर, दो नंबर 0 से 1 है, उनको ऐड करोगे क्या बनेगा, कौन सा इंटीजर बनेगा? शेर ठक्कर को अभी तक ये नहीं समझ में आया कि f प्लस कैपिटल F 1 कैसे हुआ। काफी लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो मैं वापस वो बोल दे रहा हूं, दो नंबर 0 से 1 है उनको ऐड करो और एक इंटीजर बनाओ, तो वो इंटीजर क्या बना सकते हो तुम? कैन यू मेक दैट इंटीजर 100 और 50 और 20? नहीं, वो इंटीजर हमेशा 1 रहेगा। दो नंबर 0 से 1 है उनको सब्ट्रैक्ट करो और एक इंटीजर बने, तो वो इंटीजर क्या होगा? वो इंटीजर भी 0 होगा। ठीक है, 0 से 1 कैसे हुआ, ये कैसे पता? वही तो बेटा मैंने 2-3 बार समझाया, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 होता है और √2 - 1 भी 0 से 1 होता है। अब आते हैं मल्टीनोमियल। ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल का मतलब क्या था? बाइनोमियल, व्हाट वाज बाइनोमियल थ्योरम? व्हाट वाज द प्री कंडीशन कि हमेशा दो टर्म का एक्सपेंशन हो। दिस वाज बाइनोमियल थ्योरम। याद करो, हर एक टर्म, बाइनोमियल का कोई भी टर्म क्या होता था? NCR x की पावर r y की पावर, सॉरी, x की पावर n माइनस r y की पावर r, यही होता था ना? कोई भी बाइनोमियल का जनरल टर्म यही होता था ना, जिसको अगर मैं फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखूं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, x की पावर n माइनस r y की पावर r, ये y की पावर y नहीं लिखा है, y की पावर r होगा। क्या यही चीज ये यहां पे भी लिख दी है? बेसिकली n माइनस आर को मैंने x1 बोल दिया और r को मैंने x2 बोल दिया। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2, जस्ट वेयर एक कंडीशन है कि x1 प्लस x2 क्या होना चाहिए? n होना चाहिए।
तभी तो वो एनसीआर बनेगा ना, तभी तो वो एनसीआर बनेगा। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 इज इक्वल टू ax1 bx2। व्हाट डू यू मीन बाय समेशन? समेशन का मतलब ऐड होते चला जाना, समेशन मतलब ऐड होते चला जाना, हर एक x1 एंड x2 के ऊपर ऐड होते चले जाना। ये होती है मल्टीनोमियल थ्योरम। वही चीज वापस लिख दी, a प्लस बी प्लस सी की पावर n इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 विद द कंडीशन दैट दिस। क्या जैसे ही बाइनोमियल थ्योरम थी वैसे ही मल्टीनोमियल थ्योरम है? एग्री? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकाले कितने, इसमें हर इसमें तुम्हें एक्सपैंड करना नहीं आता है। इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है वो अभी मैं जनरल टर्म, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ जनरल टर्म, दिस इज अ जनरल टर्म। तो मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है? जनरल टर्म। तुम्हें इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी की पावर n करेंगे तो उसका जो भी टर्म होगा वो क्या बनेगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 a की पावर x1 b की पावर x2 c की पावर x3 वेयर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू n। ठीक है? अच्छा, क्या ऐसा कुछ लोगों ने पीएनसी में पढ़ा होगा ये चीज? अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, बट पढ़ा होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू n का नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता था n प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1। तो कितने टर्म्स होंगे इसमें? n plus 2 c2, number of terms in a trinomial, in a binomial expansion की जगह in a trinomial is n plus 2 c2। ये याद रखना है, ये याद रखना है। कैसे याद रखना है? अगर मैं इसके बारे में बोलूं, यहां से ये फॉर्मूला आता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। दिस वॉज बाइनोमियल जो हमने पढ़ा है, दिस वॉज ट्राइनोमियल जो हमने अभी देखा, एंड दैट बिल्कुल लास्ट वन इज मल्टीनोमियल। कितने भी टर्म्स आ सकते हैं, सपोज करो आर टर्म्स आए तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल x1 x2 अप टू xr, ए की पावर x1 बी की पावर x2 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 रहेगा, डॉट डॉट डॉट, ए की पावर आर की पावर xr। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? मतलब अगर मैं इस बाइनोमियल को एक्सपैंड करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। अगर यही फॉर्मूला मैं, ये फॉर्मूला मैं बाइनोमियल में लगाता तो कैसे लगता? n प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1 विच इज n प्लस 1 सी 1 विच इज n प्लस 1। तो याद है बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? याद आया बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? n प्लस 1। ट्राइनोमियल में कितने होंगे? n प्लस 2 c2। एंड मल्टीनोमियल में कितने होंगे? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। एवरीवन ये पेज लिख लो, प्लीज राइट डाउन दिस पेज। फिर अभी इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, लिखो इसको, सब लोग लिख लो, तो मिनट भी दो। कंडीशन क्या होनी चाहिए? x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। ठीक है, यस।
लिखो लिखो सब लोग। सब लोग हैं, छोड़ के तो नहीं गए? क्योंकि जब कुछ ऐसा वैसा पढ़ाता हूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं तुम लोग छोड़ के ना चले जाओ। हाँ, टाइम दे रहा हूँ, गिविंग यू टाइम। लिख लो लिख लो। नहीं नहीं, प्रोटीन शेक है। हाँ, यस। कोई लोग पूछ रहे हैं डू आई प्ले गरबा? नहीं बेटा, गरबा नहीं पीता, नहीं गरबा नहीं खेलता मैं। मतलब आता नहीं, इस वजह से नहीं खेलता। हाँ। कि किसी का मैसेज आया, यू हैव वन लाइफ, एंजॉय बीइंग अनहेल्दी। नहीं, हाँ मतलब ठीक है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। जैसी लाइफ एंजॉय करनी है वैसे एंजॉय करो, बट अच्छे से एंजॉय करो, जो भी करो, मतलब जो भी करो, इवन अभी भी बोल रहा हूं, जो भी करो दिल लगा के करो, ठीक है? अच्छे से खेलना, अच्छे से खेलो, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो। हाँ, मैं डांडिया नहीं खेलता, लेकिन पढ़ाई छोड़ दे। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं पढ़ाई छोड़ दे। देखो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें, पढ़ाई छोड़ने में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इट्स नॉट अबाउट। लेकिन पढ़ाई छोड़ के अगर कुछ करना है, अगर ऐसा है ना कि मतलब तुम्हारे माइंड में है कि मुझे ये करना है, तो छोड़ सकते हो। मतलब सपोज करो यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कुछ माइंड में है तो कर सकते हो। लेकिन अभी क्या होता है ना, यू गाइस आर इन 11th, अभी तुम लोग डिसाइड करने में थोड़ा सा गलती कर सकते हो। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि 11th 12th के बाद एक अच्छे कॉलेज चले जाओ, वहां पे फिर तुम यू विल हैव लॉट्स ऑफ एक्सपोजर, तुम्हें पता होगा कि क्या करना है, और तुम्हें तुम्हें एक्सपीरियंस, मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं, तुम्हारे सीनियर्स के एक्सपीरियंस के थ्रू तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? तो वो जरूरी है, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, आ जाते हैं। तो मल्टीनोमियल थ्योरम में मुझको क्या ध्यान रखना है? मुझको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जनरल टर्म क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 अप टू फैक्टोरियल xn xr, a की पावर x1 b की पावर x2, जो भी टर्म होंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन से तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं क्वेश्चन देता हूं। सबसे पहला सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ क्या होता है। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। n क्या है इसका? द n इज 11। r क्या है? r कितने टर्म्स है वहां पे, कितने टर्म्स है यहां पे? इट इज अ ट्राइनोमियल, तीन टर्म्स है ना, थ्री टर्म्स। तो n 11 प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन, तो 13c2, ठीक है? तो सबसे डायरेक्ट और सबसे सिंपल क्वेश्चन ये आता है।
दिस वॉज द डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर सेकेंड सिंपल क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इन दिस, ये बताओ। यस, गुड पार्थ। बाकी लोग याद आ गया होगा सम ऑफ कोएफिशिएंट्स की थ्योरी। क्या करते थे सम ऑफ कोएफिशिएंट्स में? एक्स, वाई और यहां पे तो जेड भी है, सबको वन पुट कर देते थे। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 पावर 11, राइट। दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैंने बोला था कितने, 6 क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, फॉर्मूला लगाया था n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। दिस वॉज द फॉर्मूला वी यूज्ड, जो हमने मल्टीनोमियल के लिए पढ़ा। इसकी वैल्यू क्या होती है 13c2 की, 13 इंटू 12/2, 13 इंटू 6, शायद 78 टर्म्स आएंगे, ठीक है, बट वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता था, सारी चीजों को मैं वन पुट कर देता था, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, सबको वन पुट कर दिया, आई गॉट माई आंसर, ठीक है। तो ये दो चीज हुई। एवरीवन क्लियर टिल दिस 2 पॉइंट्स? नेक्स्ट करें। ये तो मैं क्वेश्चन दे देता हूं, नेक्स्ट उसमें डायरेक्टली आंसर लिख गया है। चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूं, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4 d इन a माइनस 2b प्लस c माइनस 3d की पावर 10। एवरीवन, this was my question, find coefficient of a square b cube c into d, c की पावर 4 into d in this, ठीक है। क्या होता था फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म? जनरल टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, किसके लिए, जहां पे चार हूं, जहां पे चार हूं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 फैक्टोरियल x4, a की पावर x1, b की पावर x2, c की पावर x3, d की पावर x4, ठीक है। तो अब मैं लिखना शुरू करता हूं, फैक्टोरियल 10 अपॉन n तो मेरा 10 हुआ, x1 x2 x3 x4 है क्या, व्हाट आर x1 x2 x3 x4, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1, एम आई करेक्ट? देखो सही लिखा है, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1, क्यों, यही तो वो है ना, दिस इज माई x1, दिस इज माई x2, दिस इज माई x3 और d की पावर x4 विच इज 1। अच्छा, खत्म हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं, आगे लिखेंगे a की पावर 2 माइनस 2b की पावर 3, c की पावर 4 माइनस 3d की पावर 1, ये हुआ ना पूरा का पूरा एग्जैक्ट टर्म, दिस इज माई एग्जैक्ट टर्म, एम आई करेक्ट? एवरीवन नोटिस करो, क्या ये मेरा एग्जैक्ट टर्म करेक्ट लिखा है मैंने? और इसको
अगर रीअरेंज करके लिखेंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है, -2 की पावर 3 -3 की पावर 1, बाकी सब बाद में आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब एंड माइनस डी, दो माइनस प्लस हो जाएंगे। ये माइनस आगे आया, ए क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4d। तो मेरा कोएफिशिएंट क्या है? व्हाट इज माय कोएफिशिएंट हियर? क्या ये मेरा कोएफिशिएंट है? क्या ये मेरा कोएफिशिएंट है? यस। ये 2 3 4 1 कहां से मिला? ये तो क्वेश्चन में ही दिया था। क्वेश्चन में तो a की पावर 2 b की पावर 3 c की पावर 4 एंड d की पावर 1 दिया था। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट शुड बी माय आंसर। ठीक है, अच्छा एक चीज नोटिस कर लेना, एक कंडीशन क्या होती थी x1 x2 x3 x4 के ऊपर? कंडीशन क्या होती थी x1 x2 x3 x4 के ऊपर? कंडीशन क्या होती थी? उनका सम n के बराबर है। क्या इनका सम n के बराबर है? 2 + 3 + 4 + 1, यस 10, वो 10 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आर्बिट कोई भी वैल्यू नहीं वर्क करती। आगे बढ़े, यहां तक लिख लिया? ठीक है, क्वेश्चन तो रहा नहीं, क्वेश्चन तो मैंने रफ कर दिया है शायद। इसमें से निकालना था, दिस वाज गिवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट दिस? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब y की पावर 4 z स्क्वायर इन दिस। बताओ। गुड उन्नति, अद्वैत गुड। बाकी लोग ओके? धनंजय ओके, रश्मि नोटिस करोगे द सम ऑफ पावर्स इज नॉट इक्वल टू 11, तो दिस डजंट एग्जिस्ट, ये वाला टर्म ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों? 3 + 4 + 2, 3 + 4 + 2 क्या हो रहा है? 3 + 4 + 2 9 हो रहा है ना? वो तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, एवरीवन कोई ब्रेक नहीं होगा। क्लास आज की छोटी होनी है क्योंकि कंप्लीट करना है मुझे चैप्टर, और वो चैप्टर जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। 3 पार्ट की थ्योरी है, पहली पार्ट हो गई, दूसरी पार्ट चल रही है, इसके बाद एक तीसरा पार्ट आएगा 10 सेट। ठीक है, तो आंसर है, आंसर क्या है? 0। अगर किसी टर्म का कोएफिशिएंट 0 है, ऐसा क्या मतलब है? वो टर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। यस, ठीक है, तो दिस इज दिस। ये नहीं पर
तीन टीचर यहाँ पे बने हैं, कैन यू गेस? हैंड रेज करके नहीं बोलना है, ऐसे बोल सकते हो। हाँ, नहीं, आतिश सर नहीं बने हैं यहाँ पे, टीचर टीचर बने हैं। दिस इज मी। थोड़ा सा और बाल और थोड़ा सा वो बना दो। रोहित सर। एंड ऑब्वियसली ये, इससे तो आइडिया लग ही जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे वो कर दो। सही है। हाँ हाँ, गुड, सही है, वेरी गुड। क्लैप हो जाए तुम लोगों के लिए, बहुत अच्छा गेस किया, ग्रेट। जिनका भी तीनों तीनों सही है, वेरी गुड, ठीक है, फुल मार्क्स। जिनका भी तीनों सही है ना, इस वैक में उनकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, सीधे सीधे फुल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। आईआईटी आईटी जाओगे ना तो ऐसा होता है, ठीक है। मतलब वो था, मैं अपने एक आईआईटी का ही बताता हूँ कि क्या होता था। फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स होता था डेटा कम्युनिकेशन का, कंप्यूटर साइंस का कोर्स होता था। नंदी सर थे, नंदी सर, नाम भी याद है मुझको, प्रोफेसर नंदी। उस डेटा कम्युनिकेशन का कोर्स था वो, और उस टाइम वो हमारे एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमेशा चेंज हुआ करता है, ठीक है। लेकिन डेटा कम्युनिकेशन कोर्स बहुत अच्छा है, मतलब कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, ठीक है। बट चाहे जितना अच्छा पढ़ो या चाहे जितना बुरा पढ़ो, मिड सेम या एंड सेम की कॉपी नहीं चेक होती थी वहां पे। उस कोर्स में जो हम लोग टेस्ट होता था ना, मिड सेम या एंड सेम, कॉपी नहीं चेक होती थी, उनका कॉपी चेक करना ही नहीं था उनको, ठीक है। तो फिर मार्क्स कैसे मिलते होंगे या ग्रेड्स कैसे मिलते होंगे? नहीं ओमकार, ग्रेड्स कैसे मिलते होंगे? ये रफ कर देता हूं, बहुत ऐसा लग रहा होगा। टेस्ट होता था, क्विज होता था, सब कुछ होता था, हर चीज प्रैक्टिकल सब कुछ होता था, अटेंडेंस सब कुछ होती थी। ग्रेड्स कैसे मिलते थे? तुम्हारे सेकेंड ईयर तक, ये फिफ्थ सेमेस्टर का था, मतलब थर्ड ईयर का पहला सेमेस्टर, सेकेंड ईयर तक अगर तुम्हारा ग्रेड है 8 तो यू विल गेट 8। अगर ग्रेड है तुम्हारा 7.5 तो यू विल गेट 7.5। अगर ग्रेड है 9.5 यू विल गेट 9.5। ग्रेड 10 है तो यू विल गेट 10। चाहे तुम जितना अच्छा करो चाहे जितना बुरा करो, सीधे सीधे तुम्हारे लास्ट सेमेस्टर पे, लास्ट ईयर के ग्रेड के ऊपर ग्रेड मिलता था, ठीक है, ठीक है। काफी लोग बोल रहे होंगे ऐसा क्यों, व्हाई इज दैट, ठीक है। तो बच्चों, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा फैक्ट बताने वाला हूं, विच इज अ शॉकिंग फैक्ट, ठीक है। टिल योर क्लास ट्वेल्थ तक, ट्वेल्थ के एग्जाम तक, जेई एग्जाम तक, लाइफ इज वेरी फेयर टू यू ऑल। सब जो तुम डिजर्व करोगे वो मिलेगा। तुम्हारी कॉपी, हर एक चीज बिल्कुल करेक्ट चेक होगी, मतलब तुम्हारे साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। देयर वोंट बी एनी पार्शियलिटी विद यू। बहुत ही फ्रैंकली बोल रहा हूं, टिल योर ट्वेल्थ जेई। जब तुम आगे एक्चुअल लाइफ में घुसोगे, जब तुम एक्चुअल लाइफ में घुसोगे, देन तुम देखोगे कि लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। अभी लाइफ बहुत इजी है, सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, जितनी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। जब तुम एक्चुअल लाइफ में घुसोगे, तब तुम्हारी मेहनत पे जरूरी नहीं है कि तुम्हें रिजल्ट मिले, मतलब मिलेगा, मे बी लेट मिलेगा, बट लोग सोचते हैं ना कि मैंने 2 साल मेहनत की, मुझे मिल ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता।
तुम किसी भी जॉब में करोगे, किसी भी बिजनेस में जाओगे, तुम सोचोगे मेरा बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जो मैंने बनाया, फिर भी जरूरी नहीं है कि तुम सक्सेसफुल हो उसमें। बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। तुम जॉब कर रहे हो, सपोज करो तुम जॉब कर रहे हो, तुम 10 लोग हो, क्या तुम्हें प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क के बेसिस पे मिलेगा? जरूरी नहीं है। मतलब वर्क के बेसिस पे प्लस तुम्हारे नेचर के बेसिस पे प्लस कभी कभी बॉस बोलेगा अच्छा मैं मुंबई का हूं, तुम मुंबई के हो, तुमको प्रमोशन दे दिया, या कोई ट्रिप हुई या कहीं बाहर भेजना है। मतलब समझ में आ रहा है ना? लाइफ उस टाइम बिल्कुल कट टू कट नहीं रहेगी। कट टू कट कब तक रहेगी? अभी 12th तक, तुम्हारे जेई एग्जाम तक। यहां पे तुम्हारे साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। तुम जो डिजर्व करते हो यू विल गेट दैट। सो कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट 2 इयर्स हम भी कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे। मतलब मेरे लिए किसी भी दो स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो अच्छा कर रहा है उसके ऊपर भी मैं मेहनत कर रहा हूं, कोई वीक कर रहा है उसके ऊपर भी मैं मेहनत कर रहा हूं। कहीं पे भी मैं ऐसा थोड़ी बोलता हूं अच्छा उसने मेरी तारीफ की थी क्लास में, मैं बोल दूंगा सिस्टम को कि उसको मार्क्स ज्यादा दे देना। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता ना। तुमने मेरी क्लास में तारीफ कर दी तो तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं? नहीं होता ना। तो एवरीवन इज फेयर विथ यू। योर एग्जामिनर तुम्हारे कोई भी इवेंट्स या कहीं पे भी, हाँ, बुराई करने पे काटूंगा भी नहीं ऑब्वियसली। मतलब अगर तुमने मुझे बुराई भी कर दी तब भी नहीं काटूंगा, ठीक है। लेकिन वही तो बोला ना मैंने, एक आईआईटी का सिंपल सा एग्जांपल बता दिया। एक टेस्ट, एक कोर्स है, उसमें मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, उसमें चाहे जितनी मेहनत कर लूं, मेरा मेरा जज परफॉर्मेंस कहां होगा? टिल माय लास्ट ईयर मेरा उस कोर्स का परफॉर्मेंस पे जज नहीं किया जाएगा। होता है। बी मतलब बी ओपन टू दैट। मतलब ये बिल्कुल बहुत ही क्लियर कट है ना। जैसे तुम अपने फ्रेंड सेलेक्ट करते हो, कोई तुम्हें ज्यादा बेटर लगता है, यहां कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता ना। उसकी नॉलेज ज्यादा है तो मैं उसका फ्रेंड बनूंगा, या वो ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलता है तो मैं उसका फ्रेंड बनूंगा। ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, ठीक है। सो ये लाइफ जो है ना अभी 12th तक की, दिस इज द बेस्ट लाइफ। बेस्ट यूटिलाइज करो। जितनी अच्छी जगह पहुंच सकते हो पहुंचो। उतनी लाइफ रिलेटिवली इजी होगी, रिलेटिवली। ठीक है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि 2 साल मेहनत कर लो फिर जिंदगी भर लाइफ इजी है। नहीं, इन 2 साल तुमने अच्छी मेहनत कर ली तो आगे की लाइफ रिलेटिवली इजी है। मतलब कंपैरिजन में मेरी लाइफ में भी मेरे पीयर से बहुत इजी है। क्यों इजी है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर प्रोस्पेक्ट्स, एवरीथिंग अच्छा है ना मेरा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, तुम्हारी भी होगी रिलेटिवली, ठीक है। मैं भी वर्क करता हूं मेरे ऑफिस में जो मान लो सपोज करो मेरे ऑफिस में एक ऑफिस बॉय है, वो भी वर्क करते हैं 8 आवर्स, मैं भी 8 आवर्स वर्क करता हूं। दोनों दोनों मेहनत कर रहे हैं, बट रिलेटिवली रिवॉर्ड मुझको ज्यादा अच्छा मिल रहा है, मेरी लाइफ ज्यादा अच्छे से मिलेगी, राइट। तो ये चीज तुम्हारे अभी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वापस आ जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। बाकी तीनों लोगों ने, हाँ, बाकी सब लोगों ने वो देख लिया, ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन दिस। अब इस तरह का क्वेश्चन, एक तो वो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन जो जेई में आ सकते हैं, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जो भी जेई में आ सकते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 5 इन दिस। ठीक है, करो सब लोग, करो।
कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नोटिस करो, पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्यों? यहां पे पावर 2 है, ये पावर 1 नहीं है, 2। ये 2 होती ना, एक्स वाई का मतलब 2, दो हुई ना पावर, एक एक्स की एक वाई की, वाई जेड का मतलब भी 2, यहां पे भी 2। तो एक्चुअली ओवरऑल पावर शुड बी इक्वल टू 12। तो क्या ये पावर 12 के इक्वल है? ठीक है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहला काम मेरा जनरल टर्म, क्या इसका जनरल टर्म ये होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3 xy की पावर x1 yz की पावर x2 zx की पावर x3। इज इट द जनरल टर्म? ये जनरल टर्म सबको लिखना आना चाहिए। कंडीशन क्या होगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होना चाहिए? x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए ना, 6 होना चाहिए, क्योंकि n इसका 6 है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूं, x की पावर क्या बन रही है ये बताओ, x की पावर क्या बन रही है अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया? व्हाट इज द पावर ऑफ x? x1 प्लस x3। y की पावर क्या बन रही है? x1 प्लस x2। z की पावर क्या बन रही है? ठीक है, तो तुमको ये समझ में आता है x1 प्लस x2 क्या होना चाहिए? 3। क्यों? x की पावर x1 प्लस हाँ, ये x2 नहीं, ये x3 लिखा है। एवरीवन प्लीज करेक्ट दिस, दिस इज x3। तो देखो, x1 प्लस x3 क्या होना चाहिए? 3। x1 प्लस x2 क्या होना चाहिए? 4। एंड x2 प्लस x3 क्या होनी चाहिए? 5। ये 3 4 5 कहां से आया है? ये यहां से आया है। दीज आर 3 4 5। हाउ मेनी इक्वेशन वी हैव? हाउ मेनी इक्वेशन वी हैव? वी हैव, वी हैव 3 इक्वेशन हेयर एंड 1 इक्वेशन हेयर। मेरे पास वेरिएबल्स कितने हैं? 3 वेरिएबल है। कैन आई फाइंड आउट x1 x2 एंड x3? यस, निकाल सकते हैं। x1 प्लस x2 4 है, इसकी वैल्यू 4 हो गई। सॉरी, x1 प्लस x2 4 है, इसकी वैल्यू 4 हो गई। तो मुझे बताओ x3 क्या बन गया? यहां से मुझे x3 2 मिल गया। x2 प्लस x3 5 है, तो x1 क्या मिल गया? 1 मिल गया। समझ में आ रहा है? तो दिस वे, क्यों? क्योंकि यहां पे जब मैंने ओपन किया तो इसका जनरल टर्म इस फॉर्म का बना, विद द कंडीशन की x1 x2 x3 का सम 6 हो और x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड z का कोएफिशिएंट अलग से निकला। ठीक है, 12 क्यों देखा मैंने? 12 क्यों होना चाहिए? इनका सम 12 क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 की पावर 6 इज 12। मेरा सीधा सा कहना है x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 9, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? व्हाट वुड बी द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस? 27 होगी ना, ये 3 9 से जाएगा ना 27, तो वही चीज है। x इंटू वाई का मतलब 2 हुई ना, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो 2 इंटू 6 विल गिव मी 12। ठीक है, तो दिस वे आई कैन डू माई क्वेश्चन। सब लोग लिख लो। ठीक है, ये मेरी 3 इक्वेशन यहां बनी और एक इक्वेशन ये है, 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन
3 वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सबको आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन दे दी गई है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दी गई है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। तो ये हो गया मल्टीनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन। हमने क्या देखा? सबसे पहले तो मैंने वो आर और एफ वाली चीज देखी, फिर मैंने मल्टीनोमियल थ्योरम देखी और मल्टीनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन देखा, ठीक है। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट अगर निकालने जाओगे तो अभी कोएफिशिएंट क्या निकलेगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो गया। कोएफिशिएंट फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 विच इज 60। क्यों? x1 x2 x3 की मुझे वैल्यू पता है, मैं सीधे सीधे इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों भी जेई मेन में इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। लास्ट वाला जो पार्ट है वो अभी तक हम क्या सोच रहे थे, हमेशा पावर क्या रहती है, 60 है, 60 है क्या? सेवन 20 डिवाइडेड बाय 12, 60 तो है। 30 720 डिवाइडेड बाय 12, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस। ये होमवर्क में ट्राई करना, मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करोगे, जनरल टर्म लिखोगे। जनरल टर्म क्या होगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल x3, 1 की पावर x1, x की पावर x2 एंड -2 की पावर x3। दिस इज आवर जनरल टर्म। एम आई करेक्ट? ठीक है। दर्शन बेटा, ब्रेक कब होगा? क्यों ऐसी चीजें पूछा करते हो? मैंने क्लास शुरू होते ही बोल दिया। वर यू नॉट इन द क्लास व्हेन यू स्टार्टेड क्लास? दर्शन, व्हेन यू जॉइंड क्लास, टेल मी दर्शन, एट व्हाट टाइम यू जॉइंड क्लास? ठीक, सॉरी नहीं बेटा, एट व्हाट टाइम यू जॉइन क्लास, जस्ट टेल मी दिस थिंग। सीधा सीधा मुझको इसका आंसर दो, एट व्हाट टाइम यू जॉइन द क्लास? 2 PM सर। काफी लोग 2 बजे ज्वाइन किए होंगे, राइट? क्या मैंने क्लास शुरू होते हुए कम से कम 10 बार या 3-4 बार ये बोला था कि आज ब्रेक नहीं होगा? डिड आई से दैट? यस और नो? बाकी लोग बताओ, क्या मैंने कम से कम 2 या 3 बार ये क्लास में बोला है कि आज ब्रेक नहीं होगा? कम से कम मैंने 3 बार तो बोला। फिर बेटा क्यों सेम चीज, क्यों क्लास में, मतलब एक ही चीज, मतलब प्लीज क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहो। क्लास का फ्लो डिस्टर्ब होता है, एंड मतलब अब नहीं करूंगा बेटा, अब नहीं करूंगा, इट डजेंट मैटर। क्लास मतलब इट्स लाइक यू वर नॉट इन द क्लास, मतलब मुझे यही फील हो रहा है कि तुम क्लास में थे ही नहीं, क्योंकि मैं एक चीज बोल चुका हूं 4 बार। कोई चीज, ये चीज तो थ्योरी से भी रिलेटेड नहीं है, ये मैथ से भी रिलेटेड नहीं है, तो कॉमन सेंस है। मैंने क्लास में बोल दिया आज ब्रेक नहीं होगा, मैं सीधे सीधे 3 चीजें मुझे पढ़ानी है, वो पढ़ा के मैं खत्म कर दूंगा, दैट्स इट। और मैंने बोला भी है, ठीक है। जनरल जनरल एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स की पावर x2 और x, ये 2, ये अंदर रहेगा, ये 2 गलत लिखा है यहाँ पे, ये 2 अंदर रहेगा ना?
x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 4। क्यों 4? क्योंकि, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड बी 7। ठीक है, अब बेसिकली केसेस बना के कर लेना, ये सही कर लेना। x1 प्लस x2 प्लस x3 7 होगा और ये होगा। ठीक है, ये होमवर्क की तरह क्वेश्चन है एवरीवन, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन जो खुद ट्राई करोगे, केसेस बनाने पड़ेंगे। ये गलत लिखा है, ठीक है, ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, ठीक है, खुद से ट्राई करना, ये मैं केसेस बनाने पड़ेंगे। लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स, व्हाट डू यू मीन बाय एनी इंडेक्स? मैंने सबसे पहले बोला था कि पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पावर हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर और वो भी पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक। अब ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है, मेरा ये कहना है कि बाइनोमियल थ्योरम मैं किसी भी नंबर के लिए लगा सकता हूं, किसी भी नंबर के लिए लगा सकता हूं, विद द कंडीशन की जो मैं 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कर रहा हूं उसमें x लेस देन 1 हो। ये सीरीज इंफिनिटी तक जाएगी, इंफिनिटी तक। कैसे इंफिनिटी तक? नोटिस करो, मैं सबसे पहले ऊपर समझाता हूं। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एन सी वन एक्स, यही होता है ना, सबको ये याद है ना? तो 1, देखो ये 1 है, एन सी वन अगर निकालोगे तो क्या, एन सी वन n बनेगा, एन सी टू अगर निकालने जाओगे, एन सी टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, इसको जब कैंसिल करोगे n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 बनेगा। ठीक है, तो मेरा बाइनोमियल थ्योरम ये बोलती है कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स ये बोलती है कि कंडीशन है मॉड x लेस देन 1 हो, तो ये एक इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज बनेगी, इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज बनेगी। 1 प्लस एक्स की पावर n वुड बी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गई मेरी बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ये लाइन आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है, ये आप ऊपर से डिराइव भी कर सकते हैं, आपको ये पता है ना ऊपर वाला, तो क्या आप ऊपर से ये डिराइव कर सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन सी टू इज एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, एन सी थ्री इज एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये प्री कंडीशन होती है। क्यों प्री कंडीशन होती है? क्योंकि एक इनफाइनाइट सीरीज के लिए हमेशा जो x होता है वो मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, बट उतना आपको घुसने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स। मतलब यहां पे मेरा n कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू मतलब पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन, एनीथिंग, एनीथिंग। ठीक है, तो मुझको ये बताओ, अगर x की जगह n की जगह माइनस n आ गया तो क्या चेंज होगा, ये बताओ। और यहां पे भी माइनस आ गया, ये पॉजिटिव की जगह दोनों माइनस आ गए, यहां पे ये लिख देता हूं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n। अब बताओ क्या होगा, नोटिस करो, 1 तो 1 रहेगा, माइनस n इंटू माइनस एक्स क्या बनेगा, एन एक्स, माइनस n माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, दो दो माइनस पॉजिटिव हो गए। ठीक है, सीधे सीधे इस इक्वेशन में x की जगह माइनस एक्स पुट करो
और n की जगह -n पुट करो, ये बन जाता है। ठीक है, ये होता है मेरा, बट ये तो एग्जाम्पल के थ्रू है। आपको याद क्या रखना है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स है। ठीक है, लिख लिया सबने, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे x और n की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखनी पड़ेगी। जैसे यहां पे n की जगह क्या पुट कर दिया, 1। अगर n की जगह 1 पुट करोगे तो नोटिस करो ये बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स। ये क्या बनेगा, 1 इंटू 2 बाई फैक्टोरियल 2, गायब। 1 2 3 बाई फैक्टोरियल 3, गायब। n की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो दिस वे वी कैन वर्क आउट ऑन बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए, और ये पता होने के बाद आप x और n की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एवरीवन इसकी वैल्यू निकालो, 1 माइनस एक्स की पावर -2 की, सब लोग 1 माइनस एक्स की पावर -2 की वैल्यू निकालो। चाहे तुम यहां से निकाल सकते हो, चाहे तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कोई भी फॉर्मूले से, लेकिन निकालो। ठीक है, अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले से निकालना चाहूं, सबसे पहले आएगा 1 प्लस n, क्या है, n है -2, x क्या है, x इज -x बाय फैक्टोरियल 1, n क्या है, -2 -2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है एवरीवन, ये एक्सपेंशन सबको समझ में आया। मैंने यहां से निकाला है, पहले वाले से निकाला है। आई एम यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला, आई एम यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं अगर नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा भी, ये निकालना था, तो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया, 1 प्लस -2 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस -2 -2 -1 -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। अभी तीसरा लिख दूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, -2 -2 -1 -2 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पहली चीज क्या बनी, 1 प्लस 2x, ये क्या बना, ऊपर क्या बना, दो निगेटिव गायब हो गए, और ये इवन पावर है, ये भी गायब हो गए। 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यानी 2 इंटू 1। 3 निगेटिव और एक और निगेटिव गायब, 2 इंटू 3 इंटू 4, नोटिस करो क्या क्या कैंसिल होता चला जा रहा है, 2 1 2 कैंसिल होगा, 3 2 1 3 2 कैंसिल होगा। तो क्या ये आंसर बनेगा, 1 प्लस 2x। नेक्स्ट लाइन पे लिखा है, पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे आंसर लिख दूंगा। क्या ये आंसर बनेगा, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x की पावर 4, इट वुड बी अ
इनफाइनाइट एजीपी, ये एक इनफाइनाइट एजीपी बनेगी, ठीक है। शायद अगर किसी कोई जिनको सीक्वेंस सीरीज याद है, उसमें इस इनफाइनाइट जीपी का सम ये आता था। अगर मैं इनफाइनाइट जीपी का सम निकालता था तो वो ये बनता था, याद कर लेना। या पिछले पेज में इनफाइनाइट जीपी का सम निकालोगे तो वो 1/1 माइनस एक्स बन रहा था। तो ठीक है, सो ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए। मुझको कौन सा फॉर्मूला एनी इंडेक्स के लिए पता होना चाहिए, वो बड़ा वाला। वी आर गोइंग टू डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। उसके बाद हम क्लास एंड होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे मुझको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला पता है तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। लिख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब एनी इंडेक्स वाला क्वेश्चन होगा। मोस्टली जेई मेन में एनी इंडेक्स नहीं आता है, जेई एडवांस में एनी इंडेक्स आता है, जेई मेन में नहीं आता है, थ्योरी का पार्ट ही नहीं है जेई एनी इंडेक्स का, ठीक है। फिर भी मैंने करा दिया है क्योंकि जेई मेन में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन द एक्सपेंशन दिस। इसमें x की पावर 100 का कोएफिशिएंट निकालो, करो, ठीक है। 3 माइनस 5x होल अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2। हिंट चाहिए? हिंट चाहिए? द हिंट इज दिस, 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर 2 को क्या कर दोगे? क्योंकि बाइनोमियल में देयर इज नो सच थिंग एज डिविजनल एक्सपेंशन, हमेशा ये एक्सपेंशन है। वन माइनस एक्स की पावर -2, जिसको क्या कर सकते हो, कैन यू राइट इट लाइक दिस? ठीक है, अब इसके बाद 1 मिनट दे रहा हूं, आंसर निकालो। एवरीवन 1 मिनट है, आंसर निकालो, ठीक है। एवरीवन, एम आई ऑडिबल? अब देखो, x की पावर 100, क्या ये दो पार्ट में मल्टीप्लाई होगा? कैन यू सी इट लाइक दिस? 3 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यहां पे x की पावर 100 कब आएगा? 101 x की पावर 100, -5x। अच्छा, 3 को x की पावर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -5x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 100 मिले? -5x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x की पावर 99 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो x की पावर 99 का मतलब 100 x की पावर 99। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ
अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स की पावर 100 वाले टर्म्स देखूं तो वो होंगे 303 एक्स की पावर 100 -5 इंटू 100 एग्री। ये चीज समझ में आई? तो मेरा जो आंसर है वो ये है। क्यों यहां पे एक्स की पावर 100 लिया? क्योंकि आगे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक कांस्टेंट टर्म, तो एक्स की पावर चेंज नहीं होगी। इस पार्ट में क्या हो रहा है? -5x है, तो -5x को अगर एक्स की पावर 100 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? एक्स की पावर 99 से। एक्स की पावर 99 का कोएफिशिएंट 100 कैसे हुआ? ऑब्वियसली देखो, एक्स की पावर 1 का 2, एक्स की पावर 2 का 3, एक्स की पावर 3 का 4, एक्स की पावर 100 का 101, एक्स की पावर 99 का 100। यही तो है ना ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एवरीवन क्लियर दिस? चीजें समझ में आई? ये 3 यहां से मल्टीप्लाई हुआ तो 303 एक्स की पावर 100 आया, -5x एक्स की पावर 99 से मल्टीप्लाई हुआ तो -500 एक्स की पावर 100 आया। ठीक है, तो यहां पे आपका पूरा का पूरा बाइनोमियल थ्योरम खत्म होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ, ग्रेट। ठीक है, सीधे सीधे मैंने एक बार 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है इससे, और एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इससे। तो एक बार 3 वाला टर्म आ रहा है, एक बार -5x वाला टर्म आ रहा है। 3 वाले टर्म्स के साथ मैंने एक्स की पावर 100 लिया है कांस्टेंट टर्म के साथ, -5x के साथ एक्स की पावर 99 लिया है। ठीक है, यस, वी आर डन विद द चैप्टर एवरीवन। ठीक है, फ्राइडे हॉलीडे है, फ्राइडे हॉलीडे है, एंजॉय करो, हैप्पी दशहरा। ठीक है, ठीक है, चलो एवरीवन, मैंने सारी चीजें कहां से यूज की, सबको ये समझ में आना चाहिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले के ऊपर, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड मैंने, हाँ दर्शन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए इट इज ओके बेटा। इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड मैंने कुछ कुछ रिजल्ट्स लिखे थे, ये सारे रिजल्ट्स लिख लिए थे, और इन्हीं रिजल्ट का नेक्स्ट उसमें मैंने यूज किया। ठीक है, यस, डन एवरीवन, बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को नेक्स्ट उसमें पता चल जाएगा, मोस्टली मैं बताऊंगा, अभी डिसाइड नहीं किया है। शायद मैं स्ट्रेट लाइन शुरू करूं एवरीवन, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन। कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं स्टार्ट कर सकता? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में एक थ्योरी आती है, जब सर्कल सर्कल का पार्ट आता है तो मुझे स्ट्रेट लाइन सर्कल करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने से पहले। ठीक है, तो आई वुड बी मोर फोकसिंग ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बाय। हैप्पी दशहरा एवरीवन, बाय।